Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अर्णव गोस्वामी के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने जो अभियान छेड़ रखा है, अब वो अर्णव के अलावा उनकी फैमिली तक पहुंच चुका है। इसके अलावा एक बड़ा सवाल ये होगा कि अर्णव गोस्वामी को इतना ज़्यादा टारगेट क्यों किया जा रहा है। दिशा और सुशांत का मामला है, इसके अलावा एक मामला और है जो उनकी पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है। इसी बीच बीजेपी जो अपना डर्टी पॉलिटिक्स खेल रही है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हालांकि मैंने बीजेपी के बारे में कल बात की थी, आज उससे आगे की बात करेंगे, क्योंकि बीजेपी इस मामले में एक्टिव प्लेयर है। अब शुरुआत करते हैं जो अर्णव गोस्वामी की फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपको पता होगा कि मुंबई पुलिस ने एक फ्रेश FIR दर्ज की है, जिसमें IPC की सेक्शंस के अनुसार 353, 503 एंड 506 में मामले दर्ज कराए गए। 353 मीन्स कि आप किसी भी पुलिस ऑफिसर को ऑन ड्यूटी उसके काम में बाधा डाल रहे हो। उसके अनुसार 2 साल की सज़ा या जुर्माना या फिर दोनों, वो मजिस्ट्रेट तय करता है। तो ये अर्णव गोस्वामी और उनकी वाइफ और उनके बेटों पे लगी है। तो ये 3 लोगों ने ये काम किया है। इसके अलावा 503 मीन्स कि इन लोगों ने वहाँ शांति भंग करने की कोशिश की। ये एक भी 2 साल के लिए सज़ा है या फिर जुर्माना या फिर दोनों, लेकिन ये बेलेबल ऑफेंस है। इससे पहले जो मैंने बताया था वो नॉन बेलेबल है। इसके अलावा 506 मीन्स कि आपने पुलिस ऑफिशियल्स को धमकी दी है। अर्णव गोस्वामी, इनकी वाइफ और इनके बेटे ने। कमाल का ये है, मतलब सीधा सीधा दिख रहा है कि कैसे भी अर्णव गोस्वामी को इंगेज करके रखना है। और जिस मामले को लेकर इनकी गिरफ्तारी हुई है, उसके बारे में हालांकि मैंने कल बात की थी। उसकी वाइफ का एक फोटो वायरल हो रहा है शरद पवार जी के साथ। दावे के अनुसार वो 2 नवंबर को शरद पवार से मिलती है और 4 नवंबर को उसका बाइट क्या आता है। मैं सचमुच मुंबई पुलिस को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो कि मेरे लाइफ में आए। ये ठीक है कि मेरे हस्बैंड और इन लॉ वापस नहीं आ सकते, लेकिन आज भी वो मेरे दिलों में जिंदा है। ये अचानक इसे 2 साल बाद याद आई। और अर्णव गोस्वामी के लिए मुंबई पुलिस ने, जैसा आपको पता है, पुलिस कस्टडी की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने उसको खारिज करते हुए 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा हुआ है। हालांकि आज बॉम्बे हाई कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। आगे क्या अपडेट आता है आपके साथ डिस्कस ज़रूर करेंगे। अब जिस अबेटमेंट टू सुसाइड मामले को लेकर इतना इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सेम मामला दर्ज है। सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने अबेटमेंट टू सुसाइड का ही मामला दर्ज कराया था। फिर इन्होंने अब तक रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उसको गिरफ्तार करने की बजाय उसको सिक्योरिटी देते रहे। इसके अलावा अगर सुसाइड की ही बात है तो नवाब मलिक को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन के दौरान बोला कि अर्णव गोस्वामी एक दिन सुसाइड कर लेगा, और उन्होंने एक बड़ी बात कही थी उस समय कि ये तो मात्र अभी शुरुआत है, अभी आगे देखिए होता है क्या। तो ये तो तय है कि इन्होंने साजिश की, एक पूरी स्क्रिप्ट लिख रखी है अर्णव गोस्वामी के खिलाफ। कैसे भी करके इन्हें फंसाना है, क्योंकि बेबी पेंगुइन को बचाना है। और सबसे खास बात ये रही कि ये लोग हमेशा सोर्स को लेकर दबाव बनाते रहे, क्योंकि इन्हें सोर्स का इन्फॉर्मेशन चाहिए, ताकि ये लोग सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े जो भी साक्ष्य बचे हैं उसे मिटा दें। और इनको टारगेट करने की सबसे बड़ी वजह क्या है? इनके पास पर्याप्त सबूत हैं और उन्हें इस बात का डर है कि अगर CBI ने कुछ भी इधर उधर किया तो अर्णव गोस्वामी उसका खुलासा कर देंगे। दूसरा जो उनके एक पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है, अर्णव गोस्वामी का अपना चैनल होने से पहले इस देश में सिलेक्टिव जर्नलिज्म हुआ। एक तरफ की बातें हमेशा होती रही और उसको ग्लोरीफाई करता रहा गया। नतीजा ये हुआ कि इस देश का एक बहुसंख्यक समाज हमेशा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता था। उसको अर्णव गोस्वामी ने एड्रेस करने का काम किया। क्योंकि पहले कभी आपने सुना था जो लव जिहाद पे चर्चा हो? निकिता तोमर का अभी रिसेंट जो मामला हुआ था, हर बड़े चैनल ने उसको डिस्कस किया। क्या इससे पहले कभी होता था?
तो इन्हें इस बात का डर है कि अर्णव गोस्वामी ने पूरे सिस्टम को मॉडरेट कर दिया। और अर्णव गोस्वामी ही एकमात्र ऐसा पत्रकार है जो अपने स्टूडियो से खुलेआम दुबई वाले भाई को ललकारता है। दुबई वाले भाई मतलब कौन? दाऊद इब्राहिम। और मुंबई पॉलिटिक्स को आप जानते हैं या समझते हैं तो वहाँ दाऊद के प्रभाव को इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि आज भी वहाँ दाऊद इब्राहिम का प्रभाव है। और अर्णव गोस्वामी को रोकने के लिए पूरी इंटरनेशनल ताकतें लगी हुई है। इसमें लुटियंस मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अभी आपने रिसेंट हाथरस में देखा कैसे इन्होंने पूरी चीज़ों को मैनेज कर रखा था और जो एक्चुअल पक्ष था उसको सामने आने ही नहीं दे रहे थे। बाद में अर्णव गोस्वामी ने पूरी तरह से उसको पर्दाफाश किया। और ये सरकार जो आज अर्णव गोस्वामी के साथ खड़ी नहीं है, निंदा कर रही है, ये लोग पूरी तरह से बैकफुट पर थे। 25 लाख रुपए घोषणा, एक सरकारी नौकरी, एक फ्लैट। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या जितनी जगह बलात्कार उस समय भी हुए थे, क्या उनके लिए वो घोषणाएं हुई? नहीं हुई। लेकिन इन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि अर्णव गोस्वामी कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। इनको केवल सत्ता चाहिए। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा ये जो कल से निंदा प्रस्ताव पारित कर रहे हैं और सोनिया गांधी और राहुल गांधी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो निंदा करें। पहली बात, वो निंदा करेंगे क्यों? क्योंकि वहाँ उनकी सरकार है, वही लोग करा रहे हैं। तो फिर वो लोग इस कृत्य की निंदा क्यों करेंगे जो महाराष्ट्र पुलिस ने किया है? ठीक है, मैंने मान लिया कि उन्होंने निंदा कर दिया, तो उन्होंने निंदा कर देने से क्या अर्णव के साथ जो हुआ वो वापिस हो जाएगा जैसा ये लोग कर रहे हैं? इनका हर नेता इस घटना की निंदा करता है। और बीजेपी की आप प्रॉपर बात करें तो इसमें 2 सेक्शंस बने हुए हैं, एक टॉप लीडरशिप, एक लो लीडरशिप। लो लीडरशिप आपके साथ प्रोटेस्ट करेगा, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा, लेकिन जो इनका टॉप लीडरशिप है वो मौन रह जाएगा। इसका वजह क्या है कि इन्हें मुद्दा चाहिए, ताकि अगर लोग मरेंगे तो उस मौत को ये चुनावों में गिनाएंगे कि इनके राज्य में इतनी हत्याएं हुई, इतना ये हुआ, और उस भय से ये वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे। यही इनकी राजनीति का सच रहा है। आप देख लीजिए, कोई भी ऐसी घटना हो, ये याद सबको रखते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं करते। कार्रवाई नहीं करने के 2 खास वजह हैं। एक तो अगर इन्होंने कहीं कार्रवाई कर दिया तो फिर वो मुद्दा खत्म हो जाएगा, और इन्हें भी नहीं पता कब किसका रेड कारपेट वेलकम करना पड़े। और इसका ये लोग क्या नाम देते हैं? हम मूल्यों की राजनीति करते हैं। तुम्हारे मूल्य है कहाँ? जब एक नेता रात को बीजेपी को गाली दे रहा होता है और सुबह उसको मुख्यालय में बुलाकर सदस्यता दी जाती है, बाकायदा उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है। अब ये जो महाराष्ट्र में ही मामला हुआ है अर्णव गोस्वामी के खिलाफ, यहाँ ये लोग किसका नाम ले रहे हैं? राहुल गांधी, सोनिया गांधी। जबकि वहाँ का मुख्यमंत्री किस पार्टी का? शिवसेना का। गृह मंत्री किस पार्टी का? एनसीपी का। अब ये लोग एनसीपी और शिवसेना का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। आप अगर राजनीति की समझ रखते हैं तो आपको पता होगा 2014 में इनका अलायंस था। सॉरी, बीजेपी और शिवसेना का अलायंस नहीं हुआ था। चुनाव बाद बीजेपी ने एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई 31 अक्टूबर 2014 को, जब देवेंद्र फडणवीस वहाँ के मुख्यमंत्री बने। कुछ दिन वो सरकार चली, बाद में फिर शिवसेना के साथ इनका बार्गेनिंग सेट हो गया, और उस समय तथाकथित दोनों सेम विचारधारा की पार्टी थी, इसलिए दोनों का अलायंस हुआ। 2019 उस समय क्या हुआ कि शिवसेना और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़े। आपको पता है कि बाद में मुख्यमंत्री को लेकर दोनों में विवाद हुआ, क्योंकि हाफ ऑफ टेन्योर की बात थी। शिवसेना ने ऐसा दावा किया कि बीजेपी ने ऐसा प्रॉमिस किया था, लेकिन बीजेपी ने कहा कि नहीं, हमने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया। उसके बाद इन्होंने एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। हालांकि उसमें शरद पवार की सहमति नहीं थी, जैसा कि उन्होंने 2014 में किया था। शरद पवार इस गठबंधन के विरुद्ध में थे। इन्होंने अजीत पवार को अपने साथ कर लिया था। उसका परिणाम ये हुआ 23 नवंबर को
देवेंद्र फडणवीस वहाँ के सीएम का शपथ लेते हैं और अजीत पवार डिप्टी सीएम का। इन्हें समर्थन नहीं मिला, जिसकी वजह से 26 नवंबर को देवेंद्र फडणवीस ने रिजाइन कर दिया। उसके बाद बना महाविनाश अघाड़ी, जिसको लीड कर रहे हैं उद्धव साहब ठाकरे। और बीजेपी की बात करें तो इन्होंने 2017 में शरद पवार को डायरेक्ट पद्म विभूषण दिया। वो शरद पवार जिसके इंटरनेशनल माफिया से लिंक समय समय पर सामने आते रहे। और बीजेपी क्यों इन दोनों को निशाने पे नहीं ले रही है, इसका वजह आप समझ गए होंगे कि या तो इनके पास पहला ऑप्शन है शिवसेना, अगर वहाँ बात बिगड़ती है तो फिर एनसीपी। यही है इनकी राजनीति। इनके लिए मैटर नहीं करता कौन मर रहा है, कौन इनका है, कौन पराया है। हालांकि जो पराये हैं उनकी सुनवाई जल्दी है, क्योंकि यही प्रधानमंत्री जी हैं जो जावेद अख्तर की वाइफ का क्या नाम है, समाना आजमी, उसके फ्रैक्चर को लेकर ट्वीट कर देते हैं। यही निकिता तोमर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, वहाँ प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। तो इन लोगों के साथ ये है कि जो लोग इनके साथ होंगे उस पर तो ये कार्रवाई जल्दी कर देते हैं, लेकिन विरोधी से ज़रूर डरते हैं। वरना इसी नोएडा में बैठा रवीश कुमार रोज़ प्रोपगेंडा चलाता है और वो एक झूठ की बड़ी फैक्ट्री है। एनडीटीवी के ऑनर की बात करें, प्रणव रॉय, कई सारे मामले चल रहे हैं, लेकिन आज तक मजाल जो इन्होंने कुछ किया हो, ये कार्रवाई तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें इमेज मेकिंग करनी है। अगर वही कोई राष्ट्रवादी है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो जाएगी, जो अर्णव गोस्वामी झेल रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि अर्णव गोस्वामी ईमानदारी की कीमत चुका रहे हैं। अगर इस मामले में जोरदार तरीके से आप समर्थन नहीं करते हैं तो आप ईमानदारी की उम्मीद बिल्कुल ना रखें। अगर शुरुआत की भी बात करें तो ठीक है, ये मामला पालघर से शुरू हुआ था। खैर वो उतना बड़ा फैक्टर नहीं था महाराष्ट्र सरकार के लिए, उस शॉर्ट टाइम के लिए था। उसके बाद सुशांत का जो मामला हुआ, बस दोनों में ठन गई। और क्योंकि अर्णव गोस्वामी का एक पत्रकारिता का अंदाज रहा है, जैसे सुरेश चौहान के का, एक जो मुद्दे को पकड़ लेते हैं उसको कभी छोड़ते नहीं हैं। उन्होंने सुशांत के मुद्दे को छोड़ा नहीं। उसका परिणाम हुआ कि ये महाराष्ट्र सरकार के निशाने पर आ गए और कई सारे लोगों को चैलेंज किया, जिसकी वजह से इंटरनेशनल प्रेस सर्विस आए। तो अर्णव गोस्वामी को निशाना तो बनना ही था, लेकिन बीजेपी ने कहीं भी इनका समर्थन नहीं किया सिवाय निंदा के। अगर ये लोग इस तरह से निंदा करते रहें तो बेहतर होगा कि एक निंदा मंत्रालय बनवा दे, जो कि ऐसे मामलों पे आके अपना निंदा प्रस्ताव पारित कर सके। आप सत्ता में हैं, उसके बावजूद भी निंदा, विपक्ष में रहेंगे तो भी निंदा, तो बेहतर होगा कि आप विपक्ष में बैठें। और ये लोग इस मामले में अर्णव गोस्वामी के साथ खड़े नहीं हुए तो इसके भारी कीमत इन्हें चुकाने होंगे, क्योंकि आम परसेप्शन तो ये बनता जा रहा है कि बीजेपी किसी मामले में राजनीति तो जरूर कर सकती है, कार्रवाई नहीं कर सकती। और ये जो कुछ भी कर रही है विस्तारवादी नीति के तहत कर रही है। इसे अपने सत्ता से मतलब है, मैटर नहीं करता कि कहाँ क्या हो रहा है। और जैसे इन लोगों ने बाहरी मामलों को डील किया है, देश के इंटरनल मामले के लिए मेरे जैसा इंसान सोचने लगा है, हालांकि ये संवैधानिक रूप से पॉसिबल नहीं है, कि इस देश में एक इंटरनल प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत है जो ये सारे चैलेंजेस हैं उन्हें डील कर सके, वरना ये मामला बहुत बड़ा होता चला जाएगा। क्योंकि बेशक कागज़ में जो कुछ भी हो, लेकिन हकीकत में इस देश की आबादी 150 करोड़ है। इतने बड़े देश को अगर प्रॉपर सिस्टम नहीं बना तो चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाकी फिर मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद।